नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में 40 प्रश्न जीएस जीके के पूछे जाएंगे जो बहुत ही निर्णायक होंगे। तो उन 40 प्रश्नों के लिए हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनमें से ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए हैं, ये आप सभी को पता है। लगभग 80% से ज़्यादा प्रश्न एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो हम सभी जो भी पढ़ेंगे वह एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। चलिए, अगला है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। इसके रचनाकार हैं कल्हड़। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। किसी प्रश्न पर ये नहीं लिखा है यह प्रश्न किस परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इनतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? हाथी गुम्फा अभिलेख से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? बी ए स्मिथ ने। इतिहास को 3 वर्गों में रखा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। समय सीमा की बात करें तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व प्रागैतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल और 600 ईसा पूर्व से आगे ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो सर्वमान्य रूप से जो है ये प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? महत्वपूर्ण है। जेम्स प्रिंसेस 1837 पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ये सभी प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नागर स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति है।
शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। प्रमुख अभिलेख व शासक हैं। अभिलेख और शासक देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। महाभारत का प्राचीन उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सहस्राद्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यानी महाभारत का नाम जो है 1 लाख श्लोक होने से पड़ा है और इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार की परीक्षा है और नालंदा जो है यह बिहार में स्थित है, तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बर्नी ने की। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो ये शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फाह्यान, इनका समय है 399 से 414 ईस्वी। रचना है भारत दशा का विवरण। यात्री विवरण है। यह प्रथम चीनी यात्री थे। पूछा जाता है प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो फाह्यान थे, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। सबसे पहले यह प्रथम चीनी यात्री थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। दूसरा है वेनसांग। इनका समय है 629 से 645 ईस्वी। रचना है सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष की शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। वेनसांग, इनका समय है 629 से 645। रचना है सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख से संबंधित है और यह जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित की उपाधि से संबोधित किया गया। अगला है इत्सिंग। इनका समय है 673 से 675। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। यह चीनी बौद्ध यात्री हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे। महत्वपूर्ण में है फाह्यान और वेनसांग, ये दोनों महत्वपूर्ण है। फाह्यान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 वर्गों में रखा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा
पूर्व। पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में रखा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेक्रैंथोपस के रूप में जाना जाता है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। प्रस्तर जो है यह पत्थर का तत्सम शब्द है और प्रथम घरेलू पशु था कुत्ता। महत्वपूर्ण है। उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। प्रथम अनाज जौ था और प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग। महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल। स्थल, राज्य और प्राप्त साक्ष्य। स्थल है इनाम गांव, यह महाराष्ट्र में स्थित है और प्राप्त साक्ष्य है कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दायमाबाद, राज्य है महाराष्ट्र और इससे जो प्राप्त साक्ष्य है कलश, समाधान तथा कलश के घेरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है दायमाबाद। नवादा टोली, महाराष्ट्र, इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। अगला है निवासा, महाराष्ट्र, पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ताम्रवती, राज्य है राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया। महत्वपूर्ण है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। दोनों महत्वपूर्ण है। पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल और भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? नवपाषाण युग से। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? सराय नाहर, राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? तो हस्तिनापुर से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो
चंदूहड़ो, सुत्तागेडोर हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान स्थित है। अब पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है, पूछा गया प्रश्न है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है, महत्वपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भारत में हुआ। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता जो है यह नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? काली बंगम से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल। नोट कर लीजिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। ये थे एनसीईआरटी इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी तरह के वीडियो चैनल पर बराबर आते रहते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को बारी बारी से चैनल पर लाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 जीएस जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।